सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो पहला लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ, देन हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखेंगे। फर्स्ट लॉ कुछ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा मिलता जुलता है, इनफैक्ट सिमिलर स्टेटमेंट है। बट जो सेकंड लॉ है दैट इज द मैथमेटिकल लॉ, जो कि मेन लॉ है। इनफैक्ट जैसे अगर ये कह सकते हैं कि मिलता जुलता है तो क्या गैलीलियो लॉ एज इट इज उठा के न्यूटन ने दे दिया है, तो ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना गलत होगा। बिकॉज अगर फर्स्ट गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं होता तब भी न्यूटन ये लॉ देते। ऐसा एश्योर कैसे बोल सकता हूं? बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ का है। न्यूटन फिजिसिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आपको पता होगा कैलकुलस का पूरा ब्रांच न्यूटन ने बनाया है। कैलकुलस इनफैक्ट फिजिक्स एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने मैथ्स का एक पूरा ब्रांच ही बना दिया, दैट इज कैलकुलस। आप समझ सकते हो ग्रेटनेस। सो न्यूटन सेकेंड लॉ मैथमेटिकल लॉ है, जहां से आप फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हो। तो अगर हम कर सकते हैं तो न्यूटन भी इजीली करके दे सकते थे अगर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं होता तब भी। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, मिलता जुलता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया का। क्या कहता था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया? कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में कोई भी चेंज को अपोज करेगा। कुछ ऐसा ही फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। दैट इज फर्स्ट लॉ। सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड है, मिलता जुलता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया से। अब हम सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सेकेंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन भी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और सेकेंड लॉ थोड़ा मैथमेटिकल लॉ है। तो सेकेंड लॉ बेस्ड है मोमेंटम पे। स्टेटमेंट क्या है वो जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको मोमेंटम ब्रीफ कर देता हूं। वैसे मोमेंटम का एक रफ आइडिया आपको 9th क्लास में होगा, बट यहां पे ब्रीफ करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम सिंपली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा, यानी कि मोमेंटम होता है P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर एंड वेक्टर्स आपको क्लियर होगा, चैप्टर हमने वेक्टर्स पढ़ रखा है, जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अब ये हो गया आपका मोमेंटम के बारे में। अगेन न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है अब बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा बॉडी पे, वो फोर्स इक्वल होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो फोर्स इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए एक मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स में कि न्यूटन ने बताया सेकेंड लॉ में F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma यहां से हम डिराइव करेंगे। स्टेटमेंट हमें वैसा ही देना चाहिए जो स्टेटमेंट एग्जैक्ट है। सो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट न्यूटन ने दिया था, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इज इक्वल टू dp बाई dt। dp बाई dt, ये आपका फोर्स हो गया। अब देखिए एज मोमेंटम p क्या था आपका? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो फोर्स होगा dp बाई dt, यानी कि d बाई dt और p का वैल्यू जो कि है mv। अब यहां से आप लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू m dv बाई dt। dv बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू ma। ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma यहां से स्टार्ट हुआ। बेसिकली स्टेटमेंट क्या था न्यूटन सेकंड लॉ का? F इज इक्वल टू dp बाई dt। यहां से आप डिराइव कर सकते हो F इक्वल टू ma। तो जब भी न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करेंगे तो अगर रिक्वायरमेंट है F इक्वल टू dp बाई dt यूज करने का तो dp बाई dt यूज करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है F इज इक्वल टू ma यूज करने का तो F इक्वल टू ma यूज करेंगे। बट स्टेटमेंट जब आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ का, तो F इक्वल टू ma ना बोलकर आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, बिकॉज दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन
गिवन बाय द न्यूटन। अब मास कांस्टेंट होता है इसलिए मास बाहर हो गया और एम आ गया। क्या होगा अगर मास वेरिएबल होगा तो? क्या मास वेरिएबल हो सकता है? कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे मास वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन। जब आप रॉकेट को फायर करते हो तो रॉकेट पूरा एक सिस्टम है। किस तरीके से रॉकेट ऊपर जाता है? रॉकेट अपने पीछे से ये यहां से इस तरीके से गैस इजेक्ट करता है। अब ये गैस निकलता है इसलिए ये ऊपर की ओर जाता है, इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। बट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि मास कैसे वेरी कर सकता है। जब ये कंटिन्यूअसली गैस इजेक्ट करेगा तो कुछ मासेज इससे बाहर निकलते जाएंगे, फ्यूल के कुछ मासेज कम होते जाएंगे और इसका मास वेरिएबल होता जाएगा। हेंस इट इज ए वेरिएबल मास सिस्टम। तो वहां पे आप m को बाहर नहीं कर सकते हो। सो F इक्वल टू ma हमेशा वैलिड नहीं होगा, कहीं कहीं वैलिड नहीं भी हो सकता है। सो स्टेटमेंट क्या था? एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट था फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वहां से F इज इक्वल टू ma, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में मास कांस्टेंट होता है। कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे मास वेरिएबल होगा, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। सो वेरिएबल मास सिस्टम भी हम देखेंगे बट वो बहुत ही कम केसेस है। रॉकेट प्रोपोर्शन हो गया और एक दो केसेस देख सकते हैं। सो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा मोमेंटम कैलकुलेशन। एक बॉडी का मास m है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन है, 9th क्लास के लेवल के क्वेश्चन हैं। आप बस एक बार रिकैप कराने के लिए टॉपिक को, बिकॉज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे थोड़ा लेवल राइज करेंगे। मोमेंटम पे सिंपल से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m v माइनस यू बाई टी। अब देखिए फोर्स क्या बनकर आएगा? m कितना है? 5 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो 7 माइनस 3 बाई टाइम टेकन है इसका 2 सेकेंड। सो ये होगा 10 न्यूटन। दैट इज अ फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं सेकंड लॉ पे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास ऑफ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये दो अलग अलग मासेस है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ऑफ मास m2, m1 को 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 5 न्यूटन का फोर्स। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? एज पर क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 10। तो यहां से आप m1 का वैल्यू निकाल लोगे 5/10 यानी कि हाफ kg, और यही m2 को दे रहा है 20 का एक्सेलरेशन, यानी कि m2 इंटू 20 यानी कि m2 होगा आपका 5/20। तो ये हो जाएगा 1/4 kg। और पूछा गया है जब दोनों मास को एक साथ बांधा गया तो कितना एक्सेलरेशन देगा। मतलब कि आपसे पूछा गया है F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, दोनों मास को साथ में बांध दिया गया। तो ऐसे केस में फोर्स तो हमारा 5 ही हो गया, दोनों मास कितना हुआ? एक हुआ 1/2 और दूसरा हुआ 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 इंटू a, 1/2 प्लस 1/4 यानी ये कितना होगा? 4, और ये हो गया आपका 1, 2 प्लस 1 इंटू a, यानी कि 20/3। 20/3 ये 4 इंटू 5 20 हो गया बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर आपने दोनों को साथ में अटैच कर दिया तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सिमिलरली एक ग्राफ का क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी इसका 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम टेकन 10 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 माइनस 20 बाई 10 माइनस 0, मतलब कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीके से रिटार्डेशन है। मास भी दे रखा, मास है 20 ग्राम, यानी कि 20/1000 kg, ये मास दे रखा है। तो आपके पास मास आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, आपको फोर्स बता रहा है, तो फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ये होगा -40/1000। ये कुछ इजी से क्वेश्चन है, यानी फोर्स होगा -0.04 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये बेसिक से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे न्यूटन्स लॉज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता है क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये पर्सन बोर्ड से जंप कर रहा है, जब ये बोर्ड से जंप करेगा तो एक्शन ये हुआ कि ये पर्सन जंप करता है, रिएक्शन ये हुआ कि बोर्ड पीछे जाएगा। सो ये भी क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं और नेट इफेक्ट 0 क्यों नहीं हो जाता। तो बड़ा सिंपल ही है ये स्टेटमेंट, समझिएगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं और एक ही टाइम पे काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। जैसे अगर आप दीवार पे पंच मारते हो तो एक्शन क्या हुआ, दीवार पे पंच मारा, और रिएक्शन आपके हाथ पे चोट लगी। लाइक आपको मैं पंच मारता हूं तो क्या होगा, एक्शन क्या होगा, आपको चोट लगेगी, रिएक्शन क्या होगा, मुझे भी चोट लगेगी। सो एक्शन आप पे हुआ, रिएक्शन मेरे पे हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही साथ काम करते हैं, बट बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जैसे कि ये पर्सन बोर्ड से जंप कर रहा है, तो एक्शन किस पे हुआ, पर्सन पे हुआ, ये जंप किया। रिएक्शन किस पे हुआ, ये बोर्ड पे हुआ, वो पीछे गया। सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं और इसीलिए वो दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। सो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। नाउ हम डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लॉज ऑफ मोशन से पूछा जाएगा। बेसिकली जो भी लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट अभी हमने पढ़े वो सारे कंसेप्ट एक तरीके से 9th क्लास का रिपीटेशन ही था। 9th क्लास में ऑलरेडी आपने ये पढ़ लिया, बट एक छोटा सा रिपीटेशन हो गया। अब यहां पे हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास में नहीं पढ़े थे और ये आपसे पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। Why Newton second law of motion is called real law of motion? Why Newton's second law of motion is called real law of motion? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, फर्स्ट लॉ को क्यों नहीं कहते हैं, थर्ड लॉ को क्यों नहीं कहते हैं, सेकेंड लॉ को ही क्यों कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज सेकेंड लॉ से ही आप फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हो, सेकेंड लॉ से ही आप थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हो। तो क्या होगा आपका, न्यूटन सेकेंड लॉ is real law of motion because both first law and third law, दोनों फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, दोनों फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव, बट ये डिराइव करके दिखाना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना होगा कैसे डिराइव किया जा सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट है कि हाँ दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सेकंड लॉ से डिराइव किया जा सकते हैं, लेकिन कैसे किया जा सकते हैं वो आपको दिखाना होगा। बिकॉज बोथ फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड
फ्रॉम सेकेंड लॉ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, एज फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स F आपका एम ए के बराबर है। नाउ when F is equal to 0, this implies ma is equal to 0, this implies ma is equal to 0। फोर्स जब 0 के बराबर होगा तो ma 0 के बराबर होगा, this implies a is equal to 0। अब अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 है, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, और अगर मोशन में है ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। बिकॉज एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो जाता है तो मोशन से मूव करेगा। अगर उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ है ही नहीं तो ना ही वो रुकेगा और ना ही उसका स्पीड बढ़ेगा और ना ही उसका डायरेक्शन बढ़ेगा। बिकॉज अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन काम करता है। अगर बॉडी का डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है ना विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो हमने मोशन में डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से उस केस में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ चीज चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज बॉडी एट रेस्ट, body at rest, remain at rest, and body in motion, continue to be in motion। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, एंड बॉडी इन मोशन, कंटिन्यू टू बी इन मोशन विदाउट। ठीक है, बॉडी जब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और बॉडी अगर मोशन में तब मोशन में ही रहेगा, ना रुकेगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। कंटिन्यू टू बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये आपका है न्यूटन फर्स्ट लॉ, विच इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, विच इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है। सो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कैसे आप डेराइव करोगे? सेकंड लॉ से। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, एफ एम ए के बराबर होता है, अगर एफ 0 होगा तो ए 0 होगा, और यहां से आप स्टेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ कैसे डेराइव करेंगे? सेकेंड लॉ से। तो देखिए, अगर f 0 है मतलब कि dp बाई dt 0 होगा, मतलब कि dp 0 होगा। और दो बॉडी के लिए बात करते हैं, फॉर टू बॉडी लेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। मान लेते हैं कि दो बॉडी का सिस्टम है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है।
अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो dp बाई dt जीरो होगा, यानी कि dp जीरो होगा, dp नेट जीरो होगा, dp इज द मोमेंटम, d इज द चेंज। और आप लिख सकते हो डेल्टा p नेट जीरो होगा, आप लिख सकते हो ये डेल्टा p नेट जीरो होगा, लेकिन दोनों में इंडिविजुअल चेंज होगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी में जो चेंज है वो लेट चेंज इन फर्स्ट बॉडी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी be delta p1 and change in momentum of second body बॉडी बी डेल्टा P2। फर्स्ट बॉडी में डेल्टा P1 है और सेकेंड बॉडी में डेल्टा P2 है, तो डेल्टा P नेट जीरो है, डेल्टा P नेट जीरो है, इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 होगा, और डिवाइडिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T, यानी कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो दो फोर्सेज हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और फिजिक्स में नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बन रहे हैं। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है, और क्या है, एक ही इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज फोर्स ऑन बोथ द बॉडीज, फोर्स ऑन बोथ bodies are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, डायरेक्शन। दैट इज, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ हुआ, हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ, which is Newton's third law। तो इस तरीके से दोनों फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है, एंड हेंस न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन।